दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज में 3 दिन टॉपिक वाइज चलता है, तो 3 दिन जो है प्रैक्टिस होता है और जो 6 दिन पढ़ाया जाता है उसको हम संडे को टेस्ट लेते हैं। तो आज हम टॉपिक वाइज चीज़ों में, चूँकि आप जानते हैं जियोग्राफी चल रहा है इस समय, तो जियोग्राफी में हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ चुके हैं। अब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड दियर जियोग्राफिकल सरनेम है, और जियोग्राफिकल हिस्ट्री एंड रॉक्स हैं, और उसके बाद द माउंटेन प्लेटू एंड प्लेन है, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। इन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। और यह वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है। यह वीडियो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सब कुछ आपको लिखा हुआ PDF के रूप में मिल जाए, तो आप हमारा एक नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और एक छोटी सी फीस रखा है, इस फीस को दे करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें 3 दिन आपको टॉपिक वाइज चलेगा, 3 दिन मैटर और प्रैक्टिस होता है, और जितना 6 दिन पढ़ाया जाता है उसी का संडे को टेस्ट ले दिया जाता है, यानी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक शहर दजला, जिसे टिग्रिस बोला जाता है यानी टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? 4 विकल्प है, मोसुल, किरकुक, सामरा और बगदाद। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक शहर इस नदी, जो दजला नदी जिसको इंग्लिश में टिग्रिस या टाइग्रिस नदी बोलते हैं, उसके किनारे पर स्थित नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी। ठीक है, कौन? किरकुक। ठीक है, किरकुक शहर दजला यानी टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। मोसुल, सामरा तथा बगदाद दजला नदी के किनारे पर स्थित हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में कौन सा श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है? 4 विकल्प है, खार्तुम, पोर्ट सुडान, जुबा और ओम दुरमान। ठीक भैया, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है खार्तुम। जी हाँ, पहला विकल्प सही है। तो सूडान की राजधानी खार्तुम जो है श्वेत नील और नीली नील नदी के संगम पर अवस्थित है। नीली नील नदी द्वारा 3 भागों में विभाजित होने से यह एक त्रिकोणीय महासंगम बनता है। कौन? खार्तुम। ठीक भैया, ये 3 भाग उत्तरी खार्तुम एवं ओम दरनम से पश्चिम में एतुओं द्वारा जुड़े हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये पहला विकल्प है सिलिकॉन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है कैल्शियम। आप जानते हैं कि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोज़ बड़ी मेहनत से तैयार हो रहे हैं, तो आप इसलिए वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करें। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इनको लिख रहे हो तो लिखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय मत बर्बाद करें। आप PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वैसे होगा तो रिवीजन करने में आपके पास आसानी होगी, अन्यथा आपका समय बहुत जाएगा। ठीक भैया, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी यानी ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में जो है ऑक्सीजन का जो है सर्वाधिक मात्रा है, और इसकी मात्रा कितनी है? लगभग 46%। कितनी? लगभग 46%। ठीक है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तथा अन्य तत्व जैसे सिलिकॉन हो गया लगभग 27.7%, जिसे कहीं पर आपको 28% भी देखने को मिलेगा। एल्युमिनियम लगभग 8.1%, कहीं पर कम ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। और लोहा 5%, कहीं पर आपको 6% भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसका जो है प्रतिशत डिवाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? 4 विकल्प है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है उत्तरी अमेरिका। ध्यान से समझिएगा। कार्बोनिफेरस युग में विश्व के समस्त भूखंड एक ही स्थलखंड के रूप में था, जिसे हम पैंजिया महादेश के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, पैंजिया के चारों ओर विशाल सागर था, जैसे पैंजिया थलसा बोला जाता है। और उसके बाद पैंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, फिर जो है यूरोप तथा एशिया को लारेंसिया के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और दक्षिणी भाग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के रूप में आपस में जुड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा भैया। 4 विकल्प है, नागोया, टोक्यो, सेंडई,
और ओसाका। तो आप देख रहे हैं कभी भी आपकी जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपके विकल्प के ऊपर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर विकल्प में अगर देखें तो चारों विकल्प में से सही विकल्प क्या है? ओसाका है। ओसाका को हम जो है जापान का मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं, और अगर हम पूर्व की मैनचेस्टर की बात करते हैं तो अहमदाबाद का नाम, जो कि भारत का है, वहाँ का नाम आता है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर जो है विकल्प में ही अहमदाबाद नहीं है और पूर्व के मैनचेस्टर की बात हो रही है, विकल्प में ओसाका है, तो हम यहाँ पर ओसाका को सही मानेंगे। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, यह जापान में वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। आप जानते हैं मैनचेस्टर जो इंग्लैंड का एक जगह का नाम है, दुनिया के पहले औद्योगिक शहर और सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और भारत के मैनचेस्टर की बात कही जाए या पूर्व का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, और कानपुर को भी मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो इसमें सही विकल्प क्या है भैया, वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया सी, यानी जलीय चक्र। ठीक है, जलीय चक्र भूगर्भिक चक्र का भाग है। इसके अंतर्गत वाष्पीकरण एवं वर्षण की प्रक्रिया द्वारा जीवमंडल के दो महत्वपूर्ण संघटक स्थलमंडल एवं जलमंडल के बीच जल का सतत आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? क्या भैया? डार्लिंग श्रृंखला, नाम अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प है उत्तर पूर्वी तट, दूसरा है दक्षिणी तट, तीसरा है पूर्वी तट, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी तट। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है भैया वह चौथा है, यानी दक्षिणी पश्चिमी तट। ठीक है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जबकि डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, ठीक है, एपिनाइन्स, आल्प्स, जुरा, पिरेनीज। तो इसमें सही विकल्प क्या है, आपको बताना है कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा कौन सा पर्वत बनाता है। तो इसका सही विकल्प है डी, यानी पिरेनीज। ठीक है, एपिनाइस पर्वत इटली में अवस्थित है। ठीक है, और आल्प्स पर्वत जो है मध्य यूरोप में स्थित है, जिसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसके जो आल्प्स पर्वत है, इसकी सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? माउंट ब्लैंक। ठीक है, अब माउंट ब्लैंक है और जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स और जुरा पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, लेकिन पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? चार विकल्प है भैया, पिरेनीज, एपिनाइन्स और कार्पेथियन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है डी, कौन? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर बोजेस पर्वत स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? आप जानते हैं सर कि आपके इस जो वीडियोज हैं इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज किए जा रहे हैं और इनको बाकायदा वेरीफाई किया जाता है। क्वेश्चन में हम पूरी तरीके से अपने स्तर से उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसको इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, बाकी सारी चीज़ों को हम पर छोड़ दें। हम जो है आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियोज़ को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप कर दिया करें। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो ज़रूर करें, जिससे निश्चित तौर पर मेहनत करने में हमको बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। चार विकल्प, अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और पैटागोनियन मरुस्थल। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, तो आपका इसमें जो विकल्प है भैया वो विकल्प है सही डी, यानी पैटागोनियन मरुस्थल। पैटागोनियन मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना जो कि मध्य अफ्रीका में स्थित है।
और अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली जो कि दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, और अरब मरुस्थल जो कि अरब प्रायद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है भैया? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, फिनलैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बहुत क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो जो इसका सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया बी, यानी जापान जो है आपका उगते हुए सूर्य का देश या सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक है। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो डूबते सूरज का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूबते सूरज का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है। और नॉर्वे को क्या कहा जाता है? नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? जोली ने, होम्स ने, डेली ने, कोबर ने। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है ए, कौन? जोली साहब ने, ठीक है। तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। रेडियोधर्मिता का सिद्धांत जोली ने प्रस्तुत किया, और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने प्रस्तुत किया। खिसकते महाद्वीप का जो सिद्धांत है का जो है उसको डेली ने दिया है, और भूसन्नत जो सिद्धांत है उसे कोबर ने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? आपको बताना है। 4 विकल्प उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है भैया 13 का ए सही है, उत्तर अटलांटिक कटक का, ठीक है। तो जानते हैं टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के अन्य प्रमुख कटक जैसे डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक और विविल थॉम्सन कटक, अनुदैर्ध्य वाल्विक कटक, ठीक है, ये सब कटक हैं इनके भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? केन्या में है, किरिबाती में है, ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना सही विकल्प है भैया डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जो है अन्य प्रमुख पठार जैसे कोलंबिया पठार है वो कहाँ पर है? अमेरिका में है। ओजार्क पठार अमेरिका में है, ठीक है। अनातोलिया पठार तुर्की में है। अबिसिनिया पठार इथोपिया में है। पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है। पोतवार पठार जो है पाकिस्तान में है भैया, ठीक है। तो ये कुछ पठार हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं जो इससे पूछा गया है ऐसे ही दोबारा आपको क्वेश्चन मिल जाए, अभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो इससे मिलते जुलते जो फैक्ट हैं वो जो है आपके क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो मतलब आपको इसीलिए पीडीएफ को पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। उसमें चूंकि सारी चीज़ें मैं जिससे विकल्पों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं बता देता हूं। अब आप उसको अगर लिख रहे हो, समय अपना आप ज़्यादा आपका जा रहा होगा, नहीं तो आप पीडीएफ ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं और टाइम पर आप रिविजन करते रहेंगे। संडे को टेस्ट होगा, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और दूसरी चीज़ आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। तो मैं बार बार इस बात को एम्फोसाइज करता हूँ कि जीएस के लिए 1 ही घंटे देना है आपको, और वो कंटिन्यूसली बना होना चाहिए। और 7 बजे वीडियो देने का कारण यही है कि आप खाना पीना बना रहे हो, कोई काम कर रहे हैं, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 15 मिनट लगेगा, आप अपने जो है पीडीएफ को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है। आपको किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पहला विकल्प है उत्तर कोरिया, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है जापान, चौथा है चीन। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प है सी, कौन? जापान, ठीक है। तो यहाँ पर नोबी और कांतो मैदान जो है जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? होन्शु द्वीप पूछा जाता है भैया, होन्शु द्वीप, ठीक है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यह जापान का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है और यहाँ जो है नगोया प्रमुख नगर है। इस क्षेत्र में चावल व सब्जियों की भारी पैदावार होती है। कांतो मैदान जापान के होन्शु द्वीप के मध्य भाग में स्थित है और टोक्यो नगर इसी मैदान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और चिहुआहुआन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, यानी कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प है भैया ए, यानी कालाहारी मरुस्थल। अब जानिएगा कालाहारी मरुस्थल गोलार्ध में तो है लेकिन किस देश में है? यह दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया में फैला हुआ है, ठीक है। और अन्य मरुस्थल जैसे सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है, गोबी और मंगोलिया और चीन में है, ठीक है, और चिहुआहुआन जो है उत्तरी मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। दस्त-ए-लुट अवस्थित है कहाँ पर? ईरान में, लीबिया में, केन्या में, नाइजीरिया में। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से एक सही है। सही विकल्प क्या है? ईरान, ठीक है। दस्त-ए-लुट ईरान में स्थित एक विशाल रेगिस्तान है। यह विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से एक है।
ईरान के किरमान प्रांत में स्थित है। इसे लवणीय मरुस्थल भी कहा जाता है, सलाइन मरुस्थल। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि यह सलाइन मरुस्थल जो है किसे कहा जाता है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? 4 विकल्प है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया डी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी विस्फोट में पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ और गैसें बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसमें से जो प्रमुख गैसें निकलती हैं जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये सब निकलते हैं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 4 विकल्प हैं, इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, यानी इंडोनेशिया। ठीक है भैया, तो यहाँ पर सही विकल्प है इंडोनेशिया। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो क्राकाटाओ है वो इंडोनेशिया देश में स्थित है। और अन्य जो प्रमुख ज्वालामुखी है जैसे फ्यूजियामा जापान में है, माउंट एटना इटली में है, सेंट हेलेंस ये जो है अमेरिका में स्थित है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ज्वालामुखी है, यहाँ पर देश है। तो सबनकाया एक ज्वालामुखी है जो कि कहाँ है? इटली में है। ठीक है, मेरापी इंडोनेशिया में है और कोलिमा मैक्सिको में, माउंट आसमा जापान में। आपको बताना है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक विकल्प सही है, यानी सबनकाया इटली में नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है सबनकाया कहाँ है। सबनकाया ज्वालामुखी जो है पेरू में स्थित है। कहाँ? पेरू में, इटली में नहीं भैया। ठीक है, बाकी मेरापी इंडोनेशिया में है, कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट असामा जापान में है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू और वेसुवियस। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है किलायू। क्या विकल्प सही भैया? किलायू। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, और चूंकि इसलिए भी है यहाँ विकल्प में इसी को दिया गया है। ठीक है, अगर हम विश्व का सर्वाधिक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो माउना लोवा का नाम आता है। किसका? माउना लोवा का नाम आता है। ठीक है, और ये दोनों जो ज्वालामुखी हैं ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे लावा, राख, भाप व गैसें बाहर निकलती हैं। जैसे अन्य जो है ज्वालामुखी जैसे फ्यूजियामा जापान में, वेसुवियस इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ये सब ज्वालामुखी हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? अब आपको बताना है एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। तो इसमें से कूट के माध्यम से 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना, सही विकल्प है डी, यानी 2 और 3 सही है। एटना जो कि सिसिली जो है इटली में जो कि है, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन कौन? एटना और कोटोपैक्सी। 2 और 3 सही है ना, तो एटना और कोटोपैक्सी, ये जो कि एटना कहाँ है? सिसिली इटली में, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी फ्यूजियामा जापान में है, और फ्यूजियामा जापान में है और ये सुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है और ये शांत है ज्वालामुखी है, और यह एंडीज का सर्वोच्च चोटी भी है भैया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकांकागुआ एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सर्वोच्च चोटी यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर है सूची 1 ज्वालामुखी, और यहाँ पर देश असामा और इंडोनेशिया, क्राकाटोआ, फिलीपींस, लाकी, जापान, ताल, जो है आइसलैंड्स। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन विकल्प सही है। ये 3, 1, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 4, 3, 2। तो इसमें जो सही विकल्प है 23 में वो आपका है ए, यानी क्या? 3142। कौन? 3142। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है। तो इसके हिसाब से अगर हम ए को 3 से मिलाते हैं, ये जापान, असामा कहाँ? जापान में। ठीक है, और उसके बाद बी को हम 1 से मिलाते हैं, ये है क्राकाटोआ, कहाँ पर हो रहा? इंडोनेशिया में। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ पर सी को 4 से मिलाते हैं, लाकी को, यानी लाकी आइसलैंड्स में है। अब हम डी को क्या करते हैं? 2 से मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलीपींस हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें तो आसमा कहाँ है? जापान में है। ठीक है, आसमा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में है। और क्राकाटोआ कहाँ है? इंडोनेशिया में है। लाकी कहाँ है? आइसलैंड्स में है। और ताल कहाँ है? फिलीपींस में है। तो इस तरीके से ये विकल्प आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, 4 विकल्प है। रूलर पैमाना पर, हेक्टेयर में,
रिएक्टर पैमाना पर, और डेसिमल में। तो ये सब जानते हैं किस पे होता है, रिएक्टर पैमाना में। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने से होता है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। यह लघु गुणक पैमाना है। एक इकाई की वृद्धि का अर्थ भूकंपीय तरंग की क्षमता में 10 गुना वृद्धि। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सिस्मोग्राम और सिस्मोग्राफ, ध्यान समझिएगा, सिस्मोस्कोप और सिस्मोमीटर। तो आपको बताना है भैया कि किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप तरंगों को मापन करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिस्मोग्राफ का। और सिस्मोग्राम का प्रयोग यानी इस वाले का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, माप या ग्राफ रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। और सिस्मोस्कोप जो सी विकल्प है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भूखंड की घटना या समय का रिकॉर्ड करना। ठीक है। और सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंग की गति को मापता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। 4 विकल्प है, माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो और माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है भैया। सही विकल्प है डी, माउंट कोटोपैक्सी लेलोटैक्सी। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है, माउंट कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सेलाडो है। लेकिन विकल्प के अनुसार विकल्प क्या सही है भैया, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए भैया कि ज्वालामुखियों की सूची जो है इकाई के अनुसार बदल सकती है, क्योंकि कुछ ज्वालामुखियों को उनके आधार के से मापा जाता है और कुछ को समुद्र तल के आधार पर माना जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सेलाडो है। और माउंट कोटोपैक्सी चूंकि इस विकल्प में है, तो इसलिए यहाँ पर ये सही विकल्प है। ठीक है, अब हम बात करें अगर एकांकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और माउंट पिनाटुबो जो कि फिलीपींस में है, किलिमंजारो तंजानिया जो कि अफ्रीका में सुप्त ज्वालामुखी है भैया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 जो कि नगरें हैं और सूची 2 जो कि नदियाँ हैं, सुमेलित करना है। तो एक नगर में पेरिस, और यहाँ पर देखें पराग्वे, किसानसा, चाओ फ्राया और बैंकॉक, जैरे जो कि कांगो में है, असन सियल चीन में। तो यहाँ पर कोड दिए हैं भैया, ये भी देखना है आपको। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी, यानी 4321, 4321। ठीक है, उल्टे क्रम में। तो इसमें ए में अगर हम 4 को ले लेते हैं, ठीक है, बी में 2 को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 3 को हम 2 में ले लेते हैं और 4 को डी को 1 में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, पेरिस चीन में है। ठीक है, किसानसा कहाँ है, जैरे कांगो में है। बैकांक जो है चाओ फ्राया में है। बैकांक कहाँ है, चाओ फ्राया में। और असन सियन कहाँ पर है, पराग्वे में है। मतलब ये आपका शहर है और ये आपकी नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। तो इसका सही विकल्प है भैया थार। जी हाँ, सी विकल्प, थार वो चलाने वाली थार नहीं भैया, थार एक मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है और ये भारत और पाकिस्तान में है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी राजस्थान वाला मरुस्थल यानी थार मरुस्थल है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। पहला विकल्प है एपिनाइज और पिरेनीज, दिनारिक, आल्प्स, जूरा। तो इसका जो सही विकल्प है बताना है आपको, कौन सा ही है पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो इसका सही विकल्प है भैया ए, यानी AP9। क्या विकल्प सही है, AP9 जो कि इटली में है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। और दिनारिक आल्प्स की अगर हम बात करें तो यह जो है अल्बानिया, क्रोएशिया, बोत्सवाना, सर्बिया, स्लोवेनिया में फैला हुआ है। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, पिरेनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन की सीमा पर है। जूरा पर्वत भैया जानते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अग्निवलय निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित है। ज्वालामुखी, गर्म सागरी धारा, पेट्रोलियम, वैश्विक। तो इसमें आपको बताना है अग्निवलय किसके वितरण से संबंधित है। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया ए, यानी ज्वालामुखी। ठीक है, तो अग्निवलय जिसे रिंग ऑफ फायर
प्रशांत महासागर क्षेत्र का ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ विश्व के लगभग गए हैं 68% भूकंप यहीं पर घटित होते हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है। और यह क्षेत्र ज्वालामुखी चाप यानी वोल्केनो आर्क तथा प्लेट सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने जो है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक जितने भी वीडियोज हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट यहाँ पर है, आप इनको ज़रूर देखिए और इनसे आप रिवीजन करने के लिए PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में बड़ी सहूलत मिले। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।